नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य पथिक पर। चलिए एक आम अनुभव से बात शुरू करते हैं। त्वचा की समस्याएं, कील मुहासे, रैशेस, एक्जिमा, कभी यहाँ खुजली, कभी वहाँ रूखापन। हम में से शायद ही कोई होगा जिसे कभी ना कभी ये सब न हुआ हो। और हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? कोई अच्छी सी क्रीम या लोशन ढूंढना। पर क्या ये समस्याएं वाकई सिर्फ त्वचा तक ही सीमित होती हैं? आज हम इसी बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास आचार्य वाग्भट्ट के हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये प्राचीन ज्ञान आज की स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में नहीं है। ये सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव की बात है। हम त्वचा को एक बाहरी परत की तरह देखते हैं ना, जबकि आयुर्वेद उसे शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड मानता है। और इस विषय पर बात करने के लिए आचार्य वाग्भट्ट से बेहतर गाइड कोई नहीं हो सकता। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने चरक और सुश्रुत जैसे महान ऋषियों के बहुत गहरे ज्ञान को लिया और उसे अष्टांग हृदयम में इतना सरल और प्रैक्टिकल बना दिया कि आम इंसान भी उसे समझ सके और अपना सके। तो चलिए आज इस पुरानी किताब से कुछ कमाल की बातें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आयुर्वेद की नज़र में त्वचा की बीमारी असल में है क्या, क्योंकि हमारे स्रोत साफ कहते हैं कि ये कोई ऊपरी चीज नहीं है। उनके अनुसार जब शरीर के 3 दोष वात, पित्त और कफ बिगड़ जाते हैं और त्वचा, खून या मांसपेशियों तक पहुंच जाते हैं, तब ये रोग पैदा होते हैं। इसका मतलब जो भी हमारी स्किन पर दिख रहा है उसकी जड़ कहीं ज्यादा गहरी है। यही आयुर्वेद का सबसे दिलचस्प पहलू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 लोगों को एक जैसे दिखने वाले लाल चकत्ते हैं तो भी जरूरी नहीं कि दोनों की समस्या एक ही हो सकता है एक व्यक्ति में ये पित्त दोष के बढ़ने यानी शरीर में गर्मी बढ़ने से हुआ हो और दूसरे में वात दोष यानी रूखेपन के बढ़ने से। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि आज की डर्मेटोलॉजी में तो ऐसा नहीं होता? अगर 2 लोगों को एक्जिमा है तो उन्हें शायद एक जैसी स्टेरॉइड क्रीम दी जा सकती है, भले ही उनके शरीर की प्रकृति अलग हो। तो क्या आयुर्वेद का नजरिया आज के इलाज से सीधे तौर पर टकराता है? टकराता है कहना शायद सही ना हो, पर दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। आधुनिक चिकित्सा लक्षण को टारगेट करती है, जो बहुत जरूरी और असरदार भी है। वहीं आयुर्वेद जड़ पर काम करता है। अष्टांग हृदयम में तो 18 तरह के मुख्य चर्म रोगों का जिक्र है, जैसे श्वेत्र, जिसे आज हम विटिलिगो या सफेद दाग कहते हैं, या किटिब, जिसमें त्वचा मोटी, सूखी और पपड़ीदार हो जाती है, जो शायद सोराइसिस या पुराने एक्जिमा जैसा हो सकता है। इसी तरह पामा, जो फंगल इन्फेक्शन जैसा होता है। ये वर्गीकरण दिखाता है कि हर समस्या को उसकी मूल प्रकृति के हिसाब से समझा जाता था, ना कि सिर्फ ये देखकर कि वो त्वचा पर कैसी दिख रही है। ये तो सच में एक बड़ा फर्क है। तो अगर कारण इतना गहरा है, दोषों से जुड़ा है, तो वाग्भट्ट के अनुसार ये दोष बिगड़ते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स है या हमारी आदतें भी इसमें शामिल है? अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और आप हैरान होंगी कि उन्होंने जो कारण बताए हैं वो आज के दौर में कितने ज्यादा प्रासंगिक हैं। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है अपथ्य भोजन, यानी गलत खान पान। इसमें कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस का जिक्र है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है, जैसे दूध के साथ दही या खट्टे फल खाना। यहाँ तक कि दूध के साथ मछली खाना भी त्वचा रोगों का एक बड़ा कारण माना गया है। एक मिनट, दूध के साथ मछली, ये तो कई संस्कृतियों में जैसे बंगाली खाने में बहुत आम है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अष्टांग हृदयम इसके पीछे क्या तर्क देता है? ऐसा क्या होता है शरीर में? के नजरिए से देखता है। दूध का वीर्य शीत यानी ठंडा होता है और मछली का उष्ण यानी गर्म। जब ये 2 विपरीत शक्तियां पेट में मिलती हैं तो हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कंफ्यूज हो जाती है। इससे खाना ठीक से पचता नहीं और एक चिपचिपा अनपचा कचरा बनता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। आम यानी टॉक्सिन्स? हाँ, आप इसे शरीर में बना एक चिपचिपा अनपचा कचरा समझ सकते हैं। अब ये आम शरीर की नालियों यानी स्रोतों में जाकर जाम लगा देता है और जब वात, पित्त या कफ का प्राकृतिक बहाव रुकता है तो वे एक जगह जमा होकर बिगड़ने लगते हैं। यही बिगड़ा हुआ दोष जब खून के जरिए त्वचा तक पहुंचता है तो रोग पैदा करता है। यह एक जरूरी सवाल खड़ा करता है,
आज के दौर में जहां फ्यूजन फूड और प्रोसेस्ड फूड का चलन है, हम अनजाने में ऐसे कितने गलत खाद्य संयोजन रोज खा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सिर्फ भोजन की बात हुई। दूसरा कारण है जीवन शैली की गलतियां। ये तो ऐसा लगता है जैसे वाग्भट आज के शहरी जीवन का वर्णन कर रहे हों। देर रात तक जागना, खाने का कोई तय समय न होना, बहुत ज्यादा तनाव में रहना और प्रदूषण या बहुत ज्यादा धूप के संपर्क में आना, ये सभी कारण सदियों पहले ही बता दिए गए थे। ये दिखाता है कि एक अनुशासित दिनचर्या को कितना महत्व दिया गया और है। तीसरा कारण जो शायद सबसे गहरा है, वो है मनोवैज्ञानिक कारण। वाग्भट साफ कहते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इस पर मैं थोड़ा और जानना चाहूंगी। हाँ। आज हम इसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। हाँ। लेकिन क्या वाग्भट ने यह भी बताया है कि अलग अलग भावनाएं जैसे गुस्सा या डर किस तरह के त्वचा रोगों को जन्म देती हैं? क्या गुस्से से पित्त वाले दाने होते हैं और डर से वात वाली ड्राइनेस? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आयुर्वेद के अनुसार तेज गुस्सा शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है, जिससे जलन, लालिमा और सूजन वाले रोग हो सकते हैं, जैसे एक्ने या रैशेज। वहीं लगातार चिंता करना या डर में रहना वात दोष को बढ़ाता है, जिससे त्वचा में रूखापन, खुजली और एक्जिमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि तनाव बढ़ने पर सोराइसिस जैसी समस्याएं भड़क उठती हैं। आयुर्वेद ने इस मन शरीर के संबंध को बहुत पहले ही पहचान लिया था। अरे वाह, मतलब मेरी स्किन पर जो हो रहा है वो सिर्फ एक क्रीम से ठीक नहीं होगा, बल्कि मुझे अपनी पूरी जीवन शैली को जासूस की तरह देखना पड़ेगा। तो अगर कारण इतने सारे हैं, हमारा खाना, हमारी आदतें, हमारा मन, तो इसका समाधान क्या है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं, बस समग्र है। अष्टांग हृदयम के अनुसार उपचार का दृष्टिकोण भी उतना ही समग्र है। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है शोधन, यानी शरीर की सफाई। इसे आप शरीर के लिए एक डीप क्लीन सर्विस की तरह समझ सकती हैं। इसका मकसद शरीर में जमा हुए अतिरिक्त दोषों और आम यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है। तो शोधन का मतलब सिर्फ डिटॉक्स डाइट नहीं, बल्कि ये काफी गहन प्रक्रियाएं हैं। इसके लिए कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण। ये सुनने में थोड़े डरावने लगते हैं। इनका मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द थोड़े तकनीकी हैं, इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। विरेचन का मतलब है एक तरह का कंट्रोल्ड मेडिकेटेड पर्ज। इसका मकसद पित्त से जुड़ी गर्मी और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। इसी तरह वमन शरीर के ऊपरी हिस्से से कफ को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। और रक्तमोक्षण बहुत पुराने जमाने की ब्लड प्यूरिफिकेशन तकनीक है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाता है। ये कोई घरेलू नुस्खे नहीं है। ठीक है, तो पहले शरीर की अंदरूनी सफाई हो गई, इसके बाद क्या? शोधन के बाद दूसरा कदम है शमन, यानी शरीर के अंदर औषधियों के जरिए बचे हुए दोषों को शांत करना। यहाँ उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है जो अपने गुणों के लिए जानी जाती हैं। हमारे स्रोत में नीम, हरिद्रा यानी हल्दी, त्रिफला, खदिर और मंजिष्ठा जैसी कई जड़ी बूटियों का उल्लेख है। ये जड़ी बूटियां मुख्य रूप से खून को साफ करने और सूजन को कम करने का काम करती हैं, जिससे त्वचा को अंदर से ठीक होने में मदद मिलती है। और फिर शायद बाहर से लगाने वाली चीजें आती होंगी? बिल्कुल। तीसरा हिस्सा है बाह्य उपचार, यानी त्वचा पर बाहरी तौर पर लगाने वाली चीजें। इसमें नीम का तेल, नारियल का तेल या फिर हल्दी और नीम का लेप जैसी चीजें शामिल हैं। ये सीधे तौर पर त्वचा पर काम करके खुजली, जलन और इन्फेक्शन को कम करते हैं। तो यह एक तरह का 3 तरफा इलाज है, अंदर से सफाई, औषधियों से संतुलन और बाहर से राहत। समझ गई। लेकिन ये सब तो एक डॉक्टर ही कर सकता है। क्या ऐसा कुछ है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं? हाँ, और अब हम उपचार के शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यावहारिक हिस्से पर आते हैं, जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है, और वो है पथ्य और अपथ्य, यानी क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये आयुर्वेद के उपचार का आधार है। पथ्य में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन, हरी सब्जियां जैसे खीरा, लौकी, तुरई खाने की सलाह दी गई है। वहीं अपथ्य यानी जिन चीजों से परहेज करना है, उनमें वही चीजें आती हैं जो बीमारी का कारण बनती हैं, जैसे दही, बैंगन, बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन और वो गलत फूड कॉम्बिनेशंस जिनकी हमने बात की थी। इसका मतलब कारण और निवारण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? बिल्कुल। जैसे मेरे पास एक मरीज आया जिसे सालों से सोराइसिस था। उसने हर तरह की क्रीम लगा ली थी। जब हमने उसकी दिनचर्या पर बात की तो पता चला कि वो रोज सुबह नाश्ते में दही और पराठा खाता था। आयुर्वेद के अनुसार दही स्वभाव से भारी होता है
और शरीर के चैनल्स को ब्लॉक कर सकता है, खासकर जब उसे गलत तरीके से खाया जाए। हमने सिर्फ उसका नाश्ता बदलकर हल्का दलिया या पोहा किया और 3 महीने में उसकी 50% समस्या बिना किसी बाहरी दवा के कम हो गई। ये अपथ्य छोड़ने की ताकत है। ये तो कमाल है। इसीलिए आचार्य वाग्भट का एक बहुत शक्तिशाली कथन है, जिसे हमारे स्रोत में भी बताया गया है। रोग आधे भोजन से और आधे अपथ्य छोड़ने से ही ठीक हो जाते हैं। ये एक लाइन पूरे आयुर्वेदिक उपचार के सार को बता देती है। दवा से पहले सही आहार और परहेज आता है। ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। तो ये सिर्फ दवा और भोजन के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी जीवन शैली को ही दवा बनाना है। तो एकदम सही, आयुर्वेद जीवन शैली को भी दवा मानता है। स्रोत में बताई गई आदतें बहुत सरल लेकिन बहुत असरदार हैं, जैसे रोज नहाना जिससे त्वचा साफ रहती है, धूम मिट्टी और प्रदूषण से बचना, योग और खासकर प्राणायाम जैसे सांस से जुड़े व्यायाम करना जो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं और तनाव कम करते हैं, और हाँ, पूरी नींद लेना और तनाव को अपनी जिंदगी से जितना हो सके कम करना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगा देती हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है, ऐसा नहीं है कि आप एक जड़ी बूटी खा लें और बाकी सब कुछ पहले जैसा करते रहें। बिल्कुल नहीं, यही आयुर्वेद का समग्र दृष्टिकोण है। यह केवल एक इलाज की पद्धति नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। इसका लक्ष्य सिर्फ त्वचा पर दिख रहे दानों या धब्बों को ठीक करना नहीं है, बल्कि शरीर और मन के उस संतुलन को फिर से स्थापित करना है जिसके बिगड़ने से यह समस्या पैदा हुई थी। इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की बात की जाती है। जब ये तीनों सामंजस्य में होते हैं तो स्वास्थ्य अपने आप प्रकट होता है और त्वचा उसी अच्छे स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बात मैं अपने साथ ले जा रही हूँ वो ये है कि मेरी त्वचा मेरे शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसका एक आईना है। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है और इसका इलाज सिर्फ बाहर से क्रीम लगाकर नहीं, बल्कि अंदर से अपने खानपान, अपनी आदतों और यहाँ तक कि अपनी सोच को बदल कर करना होगा। आचार्य वाग्भट के अनुसार इसके मुख्य स्तंभ हैं सही आहार, गलत चीज़ों से परहेज, एक अनुशासित जीवन शैली और ज़रूरत पड़ने पर शरीर की शुद्धि। हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी कितना सटीक लगता है। बिल्कुल, और मैं श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा जो इन्हीं स्रोतों पर आधारित हैं। इन स्रोतों में त्वचा को आंतरिक स्वास्थ्य का एक सूचक, एक इंडिकेटर बताया गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी त्वचा के अलावा हमारा शरीर हमें हर दिन और कौन से सूक्ष्म संकेत भेजता होगा। शायद हमारी नींद की क्वालिटी में, हमारी भूख के पैटर्न में या हमारे मूड में, जिन्हें हम अपनी व्यस्त जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।